हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आलोक कुमार आप सभी का आलोक फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में बच्चों उत्तल अपवर्तक सतह और अवतल अपवर्तक सतह का समीकरण हम लोगों ने प्राप्त किया था उसके विभिन्न कंडीशन पर। तो चलिए उसी क्लास को आज हम आगे बढ़ाते हैं बच्चों और एक नए टॉपिक्स पर विचार करते हैं जिसका नाम है लेंस निर्माणकारी सूत्र। लेंस मेकर फार्मूला भी इसको कहा जाता है। इसका फार्मूला कैसे डिराइव किया जाता है वह आज हम लोग इस वीडियो में देखने के लिए तैयार हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लेंस निर्माणकारी सूत्र में सबसे पहले हम लोग उत्तल लेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, है ना, कि उत्तल लेंस निर्माणकारी सूत्र ऐसे दोनों का ही सूत्र समान ही होता है बच्चों, चाहे उत्तल लेंस निर्माणकारी सूत्र हो, है ना, चाहे अवतल, है ना, लेंस निर्माणकारी सूत्र हो, दोनों का ही, है ना, सूत्र समान ही होता है। लेकिन हम लोग दोनों का प्रोसेस जानेंगे कि आखिर दोनों ही लेंस में किस प्रकार, है ना, इसका डेरिवेशन किया जाता है, कैसे निकाला जाता है। तो चलिए हम लोग बिना समय को व्यर्थ बर्बाद किए हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों और उत्तल लेंस के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि उत्तल लेंस निर्माणकारी सूत्र कैसे प्राप्त किया जाता है। तो हम लोग सबसे पहला यहाँ पे टॉपिक्स में होगा बच्चों उत्तल लेंस के संदर्भ में हम लोग देखेंगे, है ना, उत्तल लेंस जिसको हम लोग कन्वेक्स लेंस भी हम लोग कहते हैं। उत्तल लेंस का निर्माणकारी सूत्र क्या होता है इसके बारे में हम लोग आज बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों इसका मैं फिगर को बना देना चाहता हूँ, है कि नहीं। इसका फिगर देखिए कैसे बनेगा। तो एक उत्तल लेंस है इस प्रकार मेरा बच्चों, है ना, ये उत्तल लेंस है और ये इसका मुख्य अक्ष है ना, ये इसका मुख्य अक्ष है। लेंस का भी नाम दे देते हैं बच्चों, एक्स वाई मेरा एक लेंस है, ये इसका मुख्य अक्ष है और यहाँ पर ओ एक बिंदुवत वस्तु रखी गई है इसके मुख्य अक्ष पर, जिससे दो प्रकाश की किरणें चलती है, एक मुख्य अक्ष के समांतर चलते हुए, है ना, और बिना अपवर्तित हुई लेंस से बाहर निकल जाती है। अब दूसरी प्रकाश की किरण लेंस के इस बिंदु पर आपतित होती है, मतलब हम कह सकते हैं कि लेंस के प्रथम अपवर्तक सतह पर वो आपतित होती है, प्रथम अपवर्तक सतह। तो प्रथम अपवर्तक सतह में वो जब वो अपवर्तित होगी बच्चों तो कुछ इस प्रकार मुड़ेगी, है कि नहीं। प्रथम अपवर्त इस प्रकाश की किरण को जब हम लोग पीछे की ओर बढ़ाते हैं या आगे की ओर ले जाते हैं बच्चों तो वो इस बिंदु पर काटती है और आई डैश प्रतिबिंब का निर्माण करती है ना। आप देख पा रहे होंगे कि ये प्रतिबिंब जो आई डैश बना वो प्रथम अपवर्तक सतह के कारण बना था। अब दूसरे अपवर्तक सतह में भी तो प्रकाश का अपवर्तन होगा बच्चों, तो दूसरे अपवर्तक सतह में प्रकाश का अपवर्तन के कारण प्रकाश की किरण इधर मुड़ जाती है और वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण करता है आई, है कि नहीं। वो का वास्तविक प्रतिबिंब आई है। तो आप लोग इस प्रकार का फोटो को देख पा रहे हैं या फिगर को देख पा रहे होंगे। इस फिगर का एक बार एक्सप्लेनेशन मैं फिर से कर देता हूं कि एक्स वाई एक उत्तल लेंस है जिसमें अपवर्तक सतह देख दो गो यहाँ अपवर्तक सतह दिखाया जा रहा है, एक ये अपवर्तक सतह है और एक ये अपवर्तक सतह है, जिसमें वो एक बिंदुवत वस्तु मुख्य अक्ष पर रखा गया है जिससे दो प्रकाश की किरण निकल रही है, एक मुख्य अक्ष के समांतर गति करते हुए लेंस को आप पार करके निकल जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण लेंस के अपवर्तक सतह के इस बिंदु पर आपतित होती है। प्रथम अपवर्तक सतह से अपवर्तन के बाद, है कि नहीं, वो थोड़ा सा मुड़ जाती है। इस मुड़ी हुए प्रकाश को यदि हम आगे की ओर बढ़ाएंगे तो वो आई डैश पर काट करके प्रतिबिंब का निर्माण करती है। आप ये कह सकते हैं कि प्रतिबिंब का निर्माण ये है नहीं, मतलब कहने का मतलब हो गया कि यदि दूसरा अपवर्तक सतह नहीं होता,
यदि दूसरा अपवर्तक सतह नहीं होता तो ओ का प्रतिबिंब आई डैश पर बनता है कि नहीं। दूसरा अपवर्तक सतह मौजूद है, अतः एक बार प्रकाश की किरण और मुड़ेगी और, है कि नहीं, यहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण करती है आई पर। तो इस बात को समझिए, प्रथम अपवर्तक सतह के कारण प्रतिबिंब आई डैश बनता है और दूसरे अपवर्तक सतह के कारण, है ना, ओ का वास्तविक प्रतिबिंब आई पर बनता है। तो यहाँ पर प्रकाश का दो बार अपवर्तन हो रहा है, एक बार प्रथम अपवर्तक सतह से, एक बार दूसरे अपवर्तक सतह से, है कि नहीं। तो बच्चों इसको आप लोग इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि प्रथम अपवर्तक सतह का प्रतिबिंब आई डैश है, तो दूसरे अपवर्तक सतह के लिए ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ये वस्तु का काम करता है और इसका प्रतिबिंब वो आई पर बनाता है कि नहीं। आप ये प्रकार देख सकते हैं। मैं दो बातें यहाँ पर लिखूंगा बच्चों, उसको समझने का प्रयास करेंगे कि देखिए, है ना, देखिए इसका नाम भी दे देते हैं बच्चों कि ये जो है बिंदु होगा P1 और ये बिंदु हो गया P2। तो हम लोग नाम दे सकते हैं, प्रथम अपवर्तक सतह क्या है X_P1y और दूसरा अपवर्तक सतह है X_P2y। इस प्रकार भी हम लोग कह सकते हैं। तो देखिए प्रथम अपवर्तक सतह, है ना, देखिए प्रथम अपवर्तक सतह, है ना, प्रथम अपवर्तक सतह X_P1y के कारण, X_P1y के कारण O का प्रतिबिंब, है ना, O का प्रतिबिंब आई डैश पर बनता है ना, आई डैश पर बनता है। और आई डैश, देखिए, और आई डैश प्रतिबिंब दूसरे अपवर्तक सतह, है कि नहीं, आई डैश प्रतिबिंब दूसरे अपवर्तक सतह, है ना, दूसरे अपवर्तक सतह, है कि नहीं, X_P2y के लिए, है ना, X_P2y के लिए वस्तु का काम करता है ना, वस्तु का काम करता है ना, वस्तु का काम करता है। और आई डैश का प्रतिबिंब, है ना, और आई डैश का प्रतिबिंब दूसरा अपवर्तक सतह, है कि नहीं, दूसरा अपवर्तक सतह आई पर बनाता है कि नहीं, आई पर बनाता है बच्चों। तो आप लोग इसको समझ पाए होंगे, है ना। ये जो O का प्रथम अपवर्तक सतह के द्वारा O का प्रतिबिंब आई डैश बनता है और आई डैश दूसरे अपवर्तक सतह के लिए वस्तु का काम करता है और दूसरा अपवर्तक सतह आई डैश का प्रतिबिंब वह आई पर बनाता है। आप इस प्रकार इस फोटो को, पूरा फिगर को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि प्रथम अपवर्तक सतह को अलग करके, दूसरे अपवर्तक सतह को अलग करके अब हम लोग इसका एक्सप्रेशन निकालेंगे, है कि नहीं। उसके बाद दोनों को आपस में जोड़ देंगे और मेरा लेंस निर्माणकारी सूत्र प्राप्त हो जाएगा। तो प्रथम अपवर्तक सतह का, देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे। प्रथम अपवर्तक सतह, यहाँ पे लिखेंगे प्रथम अपवर्तक सतह। देखिए प्रथम अपवर्तक सतह, है ना, प्रथम अपवर्तक सतह क्या नाम है इसका, X_P1y, है कि नहीं, X_P1y प्रथम अपवर्तक सतह X_P1y। तो इसको हम लोग पूरा तोड़ेंगे बच्चों। चलिए X_P1y के लिए हम लोग एक प्रतिबिंब का निर्माण यहाँ पर हम लोग करते हैं, छोटा जैसा प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। आप देख पा रहे हैं कि प्रथम अपवर्तक सतह का फिगर इस प्रकार है ना, उभार है इसमें। तो इसको हम लोग इस प्रकार तोड़ेंगे बच्चों। सतह का भी नाम है, ये है X और इधर से मुख्य अक्ष गुजर रही है, इसका नाम हो गया P1 और ये है मेरा Y। यहाँ पर O एक बिंदुवत वस्तु है, यहाँ पर O एक बिंदुवत वस्तु है जिससे दो प्रकाश की किरण निकलती है, एक मुख्य अक्ष के समांतर गति करते हुए, है ना, P1 पर आपतित होती है और बिना विचलित हुए वो, है ना, सघन माध्यम में अपवर्तित हो जाती है। एक तरह से कहिए कि ये जो है लेंस के अंदर ही जो है ये प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है या ये भाग है। इसका मतलब इसका अपवर्तनांक μ1 हो जाएगा और इसका अपवर्तनांक μ2 हो जाएगा। ये μ2 क्या है, ये लेंस का अपवर्तनांक है कि नहीं, लेंस का अपवर्तनांक μ2 है और μ1 जो है लेंस के बाहर जो माध्यम स्थित है, जो हवा है या कोई दूसरा माध्यम है, उसी का अपवर्तनांक है। यहाँ μ2 क्या है बच्चों, यहाँ पर लेंस का अपवर्तनांक है। तो एक प्रकाश की किरण आप देख पा रहे हैं मुख्य अक्ष के समांतर चल रही, दूसरी प्रकाश की किरण जो होती है वो अपवर्तक सतह के ए बिंदु पर आपतित होती है यहाँ पर, है कि नहीं। अब वो किधर विचलित होगी, किधर मुड़ेगी, वो निर्भर करता है इसका लंब पर। तो मान लेते हैं कि यह वक्रता के केंद्र C है ना। अब इस पर मैंने एक लंब इस पर ड्रॉ कर दिया इस प्रकार,
ये एक लंब इस पर मैंने ड्रॉ कर दिया। अब हम लोग जानते हैं जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ती है, तो वह अभिलंब की ओर मुड़ेगी, है कि नहीं। इस प्रकार इधर की ओर मुड़ करके आई डैश प्रतिबिंब का निर्माण करेगी, क्योंकि हम लोग ऊपर भी देखे थे प्रथम सतह के कारण जो है प्रतिबिंब आई डैश बन रहा था, तो ये आई डैश प्रतिबिंब बन रहा है बच्चों, है कि नहीं। फिगर समझ में आ गया होगा। हम लोग जो ऊपर जो फिगर ड्रॉ किए थे ये प्रथम अपवर्तक सतह के बारे में, तो प्रथम अपवर्तक सतह का जो प्रतिबिंब था वो आई डैश बन रहा था बच्चों, है कि नहीं। तो यहाँ पर भी हम लोग वही किए, प्रथम अपवर्तक सतह को पूरा अलग कर दिए और उसमें प्रतिबिंब निर्माण प्रक्रिया को मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझाया कि यहाँ पर ओ बिंदुवत वस्तु है जिससे दो प्रकाश की किरण निकलती है, एक मुख्य अक्ष के समांतर गति करती है और दूसरा अपवर्तक सतह के ए बिंदु पर आपतित होती है, और ये है ना अपवर्तित होने के बाद आई डैश इसका प्रतिबिंब का निर्माण करती है। अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है बच्चों कि ए से हम लोग मुख्य अक्ष पर एक लंब ड्रॉ करेंगे जिसका नाम होगा एन। ये कोण हम लोग शुरू में भी अपवर्तक सतह का जब सूत्र प्राप्त किए थे उसी समय आप लोग जानते थे इस कोण का नाम हम लोग अल्फा देते हैं, क्योंकि आपतित प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के साथ कोण बना रहा है और ये अपवर्तित प्रकाश की किरण है, ये इसका कोण हो जाएगा बीटा और ये कोण हो जाएगा गामा, है ना ये कोण। अब इसमें आपतित प्रकाश की किरण देख पा रहे होंगे कि ये लंब है और ये कोण हो जाएगा आई, आपतित कोण है बच्चों, और ये अपवर्तित किरण है देख पा रहे हैं और ये लंब है, इसीलिए ये कोण मेरा कितना हो जाएगा आर, ये कोण होगा आर और ये कोण मेरा गामा है। सब देख पा रहे होंगे बच्चों, फोटो को अच्छी तरह से आप लोग समझ पाए होंगे। तो चलिए हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले इसमें कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं। तो कैलकुलेशन करने में सबसे पहले हम लोगों को कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, तो आप लोग अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे ए ओ सी हम लोग यहाँ पर एक त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। तो पहला देखिए चित्र से, क्योंकि अपवर्तक सतह का फॉर्मूला डिराइव करने यदि अच्छी तरह से आपको आता है बच्चों तो इसमें कोई भी तरह का दिक्कत नहीं होगा, है कि नहीं। फिर भी मैं यहाँ पर हर एक बात को समझाने का प्रयास करूँगा। देखिए चित्र में या चित्र से किस त्रिभुज का मैंने यहाँ पर प्रयोग किया है, ए ओ सी से लिया मैंने। इसमें बहिष कोण का मान क्या होगा, आप देख पा रहे होंगे कि इसमें बहिष कोण का मान आई है कि नहीं। इसमें बहिष कोण का मान आई है बच्चों, आप देख पा रहे होंगे, है कि नहीं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बच्चों कि आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अल्फा प्लस गामा, है कि नहीं, अल्फा प्लस गामा। ये कोण का मान अल्फ होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे तीनों कोण का मान अल्फ है, तीनों कोण का मान अल्फ है कि नहीं, तीनों कोण का मान अल्फ है। अतः इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फ होने पर आई लगभग बराबर 10 आई हो जाएगा, है कि नहीं। और अल्फ़ा को भी हम लोग लगभग बराबर 10 अल्फ़ा लिख सकते हैं और गामा को भी हम लोग लगभग बराबर 10 गामा लिख सकते हैं। तो ऊपर का समीकरण मेरा कुछ इस प्रकार आ जाएगा, देख पा रहे होंगे कि 10 आई इज इक्वल टू 10 अल्फ़ा प्लस हो जाएगा यहाँ पर 10 गामा, है ना। अब हम लोग 10 अल्फ़ा और 10 गामा का मान चित्र से ही हम लोग निकाल लेंगे बच्चों। तो 10 अल्फ़ा का मान क्या होगा, आप त्रिभुज का प्रयोग करिए ए ओ एन से, है कि नहीं। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये ए एन जो है लंब है और ओ एन जो है इसमें आधार है, तो हम लोग 10 अल्फ़ा का मान डायरेक्ट लिखेंगे बच्चों, क्या होगा ए एन बाय एन ओ। तो यहाँ पे 10 अल्फ़ा का मान लिखेंगे ए एन बाय एन ओ। इसी प्रकार हम लोग 10 गामा का भी, तो 10 गामा का हम लोग निर्धारण करने से पहले हम लोग त्रिभुज का प्रयोग करते हैं ए एन सी से। तो इसमें ए एन जो आप देख पा रहे हैं लंब है और एन सी जो है इसका आधार है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे ए एन बाय एन सी, 10 गामा का वैल्यू हो जाएगा ए एन बाय एन सी। तो इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान करके फिलहाल छोड़ देते हैं बच्चों, यहाँ 10 आई। अब हम लोग कौन दूसरा है ना इसमें ट्रायंगल का प्रयोग करेंगे। तो आप लोग देख पा रहे होंगे ए आई डैश सी से, है कि नहीं, ए आई डैश सी से। तो आप बता सकते हैं कि इसमें बहिष कोण का मान गामा होगा, तो गामा इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, है ना, आर प्लस बीटा हो जाएगा। तो हम लोग चलिए यहाँ पे चित्र का प्रयोग करते हैं, कौन सा, है कि नहीं, ए आई डैश सी से, ए आई डैश सी से। तो इसमें बहिष कोण का मान यहाँ पर गामा है बच्चों, तो गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आर प्लस बीटा। तो डेट सिंप्लाइज आर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा गामा माइनस यहाँ पर हो जाएगा बीटा। तीनों कोण का मान अल्फ है बच्चों, है कि नहीं। तो यहाँ लिखेंगे तीनों कोण का मान अल्फ है। देखिए तीनों कोण का, है ना, तीनों कोण का मान अल्प है ना, तीनों कोण का मान अल्प है, इसीलिए हम लोग आर को अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10 आर लेंगे, गामा को भी हम लोग अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10 गामा ले लेंगे और बीटा को भी हम लोग अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10 बीटा लेंगे,
टेन बीटा लेंगे, है ना। तो ऊपर का समीकरण मेरा कुछ इस प्रकार आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा टेन आर इज इक्वल टू टेन गामा, है कि नहीं, माइनस हो जाएगा टेन बीटा, है ना। तो चलिए अब हम लोग फिगर से सबका मान हम लोग निकाल लेंगे। टेन गामा का वैल्यू आप लोग देख पा रहे होंगे, इस ट्रायंगल का ए एन सी का प्रयोग करेंगे, जिसमें ए एन लंब है, एन सी आधार है। तो टेन का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए एन लंब और एन सी आधार, तो हो जाएगा टेन गामा का वैल्यू होगा ए एन बाय एन सी, हम लोग लिख सकते हैं। फिर माइनस टेन बीटा का वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इस त्रिभुज का प्रयोग करेंगे, ए एन आई डैश से हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, है ना, आई डैश हम लोग प्रयोग करेंगे, जिसमें ए एन लंब है और एन आई डैश क्या होगा, है ना, आई डैश आधार होगा। अतः हम लोग टेन बीटा का वैल्यू लिख सकते हैं ए एन बाय एन आई डैश, क्या हो जाएगा, ए एन बाय एन आई डैश। तो ये मेरा हो गया टेन आर का। तो दोनों ही हम लोग समीकरण निकाल चुके हैं। अब हम लोग किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, स्नेल का नियम। तो स्नेल का नियम हम लोग देखिए लिखेंगे साइन आई और साइन आर, है ना। तो अपवर्तन किस माध्यम में हो रहा है, म्यू2 अपवर्तनांक, मतलब सघन माध्यम में, इसलिए इसका सबसे पहला अपवर्तनांक हम लोग इसका लेंगे। तो क्या हो जाएगा, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू2 बाय म्यू1 होगा। तो चलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे स्नेल का नियम का प्रयोग करने पर। उतने दिन से हम लोग अपवर्तक सतह का सूत्र प्राप्त कर रहे हैं, सारी बातें याद हो जानी चाहिए बच्चों। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए स्नेल के नियम से, फिगर आप लोग अपने कॉपी में देखेंगे, स्नेल के नियम से, है कि नहीं। स्नेल का नियम क्या होता है कि साइन आई बाय हो गया साइन आर, अपवर्तनांक पहला क्या हो जाएगा सघन माध्यम का, तो म्यू2 बाय म्यू1 यहाँ पे लिखेंगे। चूंकि यहाँ पर लिखेंगे कि साइन आई और आर पहले ही बता चुके हैं, आई और आर कोण का मान अल्फ होता है, इसीलिए इसको हम लोग लगभग बराबर टेन आर भी मान सकते हैं, है कि सॉरी टेन आई मान सकते हैं। और इसी तरह टेन यहाँ पर आर होगा, ये भी, इसको भी हम लोग लगभग बराबर टेन आर मान सकते हैं बच्चों। तो ये समीकरण मेरा कुछ इस प्रकार बदल जाएगा, है कि नहीं, टेन आई बाय यहाँ पर हो जाएगा टेन आर इज इक्वल टू म्यू2 बाय म्यू1 होगा। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, म्यू1 टेन आई इज इक्वल टू म्यू2 टेन आर। अब हम लोग क्या करेंगे, टेन आई और टेन आर का मान यहाँ पे रख देंगे। तो देखिए टेन आई, है ना, टेन आई तथा टेन आर, है ना, टेन आई तथा टेन आर का मान रखने पर, टेन आई और टेन आर का मान रखने पर तो क्या प्राप्त हो जाएगा, देखिए म्यू1 और टेन आई का वैल्यू हम लोग, आप अपने कॉपी में देखिए बच्चों, उसको उतारे होंगे, है कि नहीं। तो यहाँ हो जाएगा ए एन बाय एन ओ प्लस ए एन बाय एन सी है कि नहीं। इसी तरह हम लोग टेन आर का वैल्यू भी रखेंगे, तो जो कि हम लोगों को मिला है ए एन बाय एन सी माइनस, है कि नहीं, देखिए ए एन बाय एन आई हम लोगों को एन आई डैश प्राप्त हुआ इस प्रकार। तो यहाँ पर आप लोग अच्छी तरह से देख पा रहे हैं बच्चों कि दोनों साइड ए एन है, कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, म्यू1 को हम लोग अंदर कर देंगे। तो म्यू1 को अंदर करेंगे तो कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा, देखिए म्यू1 बाय एन ओ प्लस यहाँ पर भी हो जाएगा म्यू1 बाय एन सी इज इक्वल टू, यहाँ भी प्राप्त होगा म्यू2 बाय एन सी, है कि नहीं, माइनस म्यू2 बाय एन आई डैश, हम लोगों को ये प्राप्त होगा। अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि इस साइड भी एन सी है, इस साइड भी एन सी है ना। तो एन सी को हम लोग एक तरफ कर देंगे, है कि नहीं। तो चलिए हम लोग इसी पेज में इसको हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं बच्चों। यहीं पर तो यहीं पर हम लोग एक इसमें, है ना, लाइन दे देते हैं, पार्टीशन कर देते हैं इसको, और इसी को यहाँ पर प्रयास करते हैं। तो देखिए एन सी को हम लोग एक साइड कर लेंगे बच्चों, है कि नहीं, अपने कॉपी में देखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, म्यू1 बाय एन सी, अब म्यू2 एन सी को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, है ना, म्यू2 बाय एन सी इज इक्वल टू, यहाँ पर भी हो गया, देख पा रहे होंगे कि म्यू2 बाय एन आई डैश। अब एन ओ को हम लोग जब इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा म्यू1 बाय एन ओ। आप अपने कॉपी में कैलकुलेशन को देख करके पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, है ना। इसमें देखिए, इसमें दोनों में हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार इसको लिख सकते हैं, म्यू1 माइनस म्यू2 बाय, ये हो जाएगा एन सी इज इक्वल टू, ये भी हो जाएगा म्यू2 बाय एन आई डैश माइनस म्यू1 बाय, ये हो जाएगा एन ओ। अब हम लोग क्या करेंगे, चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करेंगे। एक अवधारणा यहाँ पर भी हम लोग बातों को लिख सकते हैं, देख पर का, है ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं अपवर्तक सतह का द्वारक जो होता है बहुत कम होता है, अतः इस एन बिंदु को हम लोग P1 के बहुत नज़दीक मान सकते हैं। यदि इसको नज़दीक मानेंगे बच्चों तो मेरा यहाँ सारा दूरी ध्रुव से हम लोग माप सकते हैं, जिसमें क्या हो जाएगा,
देख सकते हैं कि NO के बदले हम लोग P1O लिख सकते हैं, है कि नहीं। NC के बदले हम लोग P1C लिख सकते हैं और NI डैश के बदले हम लोग PI डैश लिख सकते हैं और चिन्ह परिपाटी का भी आप लोग हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए, है ना, N बिंदु, देखिए N बिंदु P के बहुत नज़दीक है ना, N बिंदु P के बहुत नज़दीक है। ऐसा क्यों लिखे हैं, क्योंकि द्वारक छोटा होता है। तो इस स्थिति में हम लोग NC को लगभग बराबर हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, NC को हम लोग लगभग बराबर P1C लिखेंगे और NI डैश को भी हम लोग लगभग बराबर P1I डैश लिखेंगे और NO को भी हम लोग लगभग बराबर P1O लिखेंगे। इस प्रकार इसमें कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, सब बातें हम लोग लिख चुके हैं, है ना। तो चलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करने पर, देखिए चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करने पर, है ना, चिन्ह परिपाटी का प्रयोग कर सभी की बीमा रखने पर, कर सभी की बीमा रखने पर, है ना, सभी की बीमा रखने पर। तो हम लोग सभी की बीमा रखेंगे बच्चों। चिन्ह परिपाटी का यहाँ पर हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ P1O जो दूरी है मेरा वो ऋणात्मक है, क्योंकि वो आपतित प्रकाश के दिशा के विपरीत है। P1O दूरी आपतित प्रकाश के विपरीत है, इसीलिए इसको हम लोग ऋणात्मक लेंगे। बाकी सभी दूरी धनात्मक है, क्योंकि P1C ये भी आपतित प्रकाश की दिशा में है, P1I डैश ये भी आपतित प्रकाश की दिशा में, अतः सिर्फ P1O जो है आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत माप रहे हैं। अतः वस्तु दूरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, है ना, ऋणात्मक हो गया, बाकी सभी दूरी धनात्मक होगी। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे, देखिए P1C है कि नहीं, P1C ये वक्रता त्रिज्या है, इसीलिए देखिए R1 नाम देंगे, क्योंकि प्रथम सतह की त्रिज्या R1 हम लोग मान लेते हैं। और यहाँ पर NI डैश जो है ये पे प्रतिबिंब दूरी है, सॉरी ये P1 होगा, है कि नहीं, P1I डैश ये प्रतिबिंब दूरी है ना। तो प्रतिबिंब दूरी इसको हम लोग V डैश कहेंगे बच्चों, है कि नहीं। ये वास्तविक प्रतिबिंब तो नहीं बन रहा है, ऊपर के फिगर में आप लोग देखे होंगे कि प्रतिबिंब मेरा I बन रहा था, है कि नहीं। यदि I होता तो यहाँ पर हम V देते हैं, यहाँ पर I डैश है इसलिए V डैश होगा। आप लोग फिगर को देखिए अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, है कि नहीं। ये P1O ये वस्तु दूरी है जो कि आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में, इसलिए यहाँ पर -U देंगे। यहाँ पर R1 क्या है, प्रथम अपवर्तक सतह की वक्रता त्रिज्या, यहाँ पे लिख देते हैं R1 प्रथम अपवर्तक सतह की, है ना, प्रथम अपवर्तक सतह की वक्रता त्रिज्या है, प्रथम अपवर्तक सतह की वक्रता त्रिज्या है बच्चों। तो इसको आप लोग अच्छी तरह से समझिए। और ये क्या है, P1I डैश जो प्रतिबिंब बन रहा है, प्रथम अपवर्तक सतह के द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी दूरी है ये, इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा। प्रथम अपवर्तक सतह के द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी दूरी है। अब सभी बातों को हम लोग ऊपर के समीकरण में रखेंगे। तो ऊपर का समीकरण आप लोग देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, μ1 माइनस μ2 बाय NC का वैल्यू, है कि नहीं, NC के बदले हम लोग P1C लिखे थे बच्चों, तो P1C क्या हो जाएगा, R1 यहाँ पर होगा, इज इक्वल टू, फिर देखिए माइनस μ2 बाय NI डैश है, तो NI डैश के बदले हम लोग P1I डैश लिखे थे और P1I डैश को हम लोगों ने V डैश यहाँ पर माना है। इसी प्रकार माइनस, है कि नहीं, μ1 बाय यहाँ NO है, तो NO के बदले हम लोग P1O माने थे, P1O का वैल्यू कितना है -U, तो यहाँ पे लिखेंगे -U। अब हम लोग इसको हम लोग सिर्फ सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, देख पा रहे होंगे, μ1 माइनस μ2 बाय यहाँ पर हो गया R1 इक्वल टू माइनस μ2 बाय V डैश, और ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा μ1 बाय U। इसको हम लोग समीकरण नंबर A कहेंगे। तो ये क्या समीकरण हो गया बच्चों, आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि ये, है ना, प्रथम अपवर्तक सतह क्या समीकरण है। इसको हम लोग छोड़ देंगे। अब हम लोग दूसरे अपवर्तक सतह की ओर चलेंगे, है कि नहीं, और उसका फिगर बना करके उसमें हम लोग समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो इसको आप लोग अच्छी तरह से समझ पाए होंगे कि ये समीकरण कैसे आया, कहाँ से आया, है कि नहीं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसको अच्छी तरह से आप लोग नोट करें और हर बातों को समझने का प्रयास करें। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरे अपवर्तक सतह के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो एक बार फिगर भी आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि प्रथम अपवर्तक सतह के लिए ये सारी बातें मैंने पूरा कर दिया। अब हम लोग को बात आती है दूसरे अपवर्तक सतह में प्रतिबिंब निर्माण, और इसका सूत्र प्राप्त करेंगे, है कि नहीं। तो पहला अपवर्तक सतह के बारे में मैंने बात कर लिया, अब दूसरे अपवर्तक सतह के बारे में बात करेंगे। चलिए दूसरे पेज में,
तो चलिए दूसरे अपवर्तक सतह का फोटो बनाएंगे बच्चों। और देखिए दूसरे अपवर्तक सतह यहाँ पर अवतल है कि नहीं, यहाँ पर अवतल अपवर्तक सतह हमको प्राप्त हो रहा है। आप फिगर में देख सकते होंगे कि यहाँ पर अवतल है, ये उत्तल अपवर्तक सतह है और ये अवतल अपवर्तक सतह है कि नहीं। तो यहाँ पर जो फिगर बनेगा बच्चों मेरा कुछ अवतल अपवर्तक सतह जैसा होगा, इस प्रकार है कि नहीं, इस प्रकार फिगर बनेगा। ये इसका मुख्य अक्ष हो जाता है बच्चों। और वस्तु यहाँ पर कहाँ था आप जान पा रहे होंगे। अब मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों कि एक बार फिगर को फिर से देखिए, आप लोग यहाँ पे समझ में आ जाएगा आप लोगों को। मैंने कहा था कि आई डैश जो है, जो कि प्रथम अपवर्तक सतह के द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है, ये दूसरे अपवर्तक सतह के लिए वस्तु का काम करता है। इसका मतलब है कि दूसरे अपवर्तक सतह के लिए आई डैश वस्तु का काम करेगा और इसका प्रतिबिंब वो आई पर बनाता है। तो वस्तु हम लोगों को यही लेना पड़ेगा, है कि नहीं, सघन माध्यम में लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर नाम चेंज नहीं करेंगे, वही नाम देंगे कि ये आई डैश वस्तु है कि नहीं। तो इससे भी दो प्रकाश की किरणें निकलेगी बच्चों इस प्रकार, जो कि है कि नहीं, यहाँ पर इसका भी नाम हो गया P2, ये हो गया मेरा X और ये Y, ये दूसरे अपवर्तक सतह है। तो जब प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित होती है तो बिना विचलित हुए वो अपवर्तित हो जाती है। अब इससे एक प्रकाश की किरण आप जान पा रहे होंगे कि A तक आती है कि नहीं। इस बिंदु का भी नाम मैं चेंज नहीं करूंगा, इसका भी नाम ए ही दूंगा। और ये प्रकाश की किरण किधर मुड़ेगी, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक यहाँ से हम लोग वक्रता केंद्र मान लेते हैं और इस पर हम लोग एक लंब ड्रॉ करेंगे इस प्रकार, है कि नहीं। आप लोग जानते हैं प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रही है। ये μ1 हो गया, ये μ2 हो गया, है। लेंस का अपवर्तनांक है μ2। तो अभी जानते हैं कि जब सघन माध्यम से विरल में माध्यम में जाती है तो वो अविलंब से दूर हट जाती है। इसका मतलब है प्रकाश की किरण इधर मुड़ जाएगी। अब इस किरण को जब हम लोग पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण को आई पर काट करके, है ना, अब प्रतिबिंब बनाती है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि मतलब आई डैश दूसरे अपवर्तक सतह के लिए वस्तु का काम किया था, है कि नहीं, और आई डैश का प्रतिबिंब वो आई पर बना रही है। तो फिगर को आप लोगों को अच्छी तरह से इसका निरीक्षण करना होगा बच्चों और इसको समझना होगा। फिगर को नहीं समझिएगा तो फिर दिक्कत होगा बच्चों। मैंने आप लोगों को अच्छी तरह समझाया है कि नहीं कि ओ वस्तु था, पहला अपवर्तक सतह के द्वारा आई डैश प्रतिबिंब बना और आई डैश दूसरे अपवर्तक सतह के लिए वस्तु का काम करता है और आई डैश दूसरा अपवर्तक सतह आई डैश का प्रतिबिंब आई पर बनाता है कि नहीं। तो चलिए हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं। देखिए यहाँ ये कोण मेरा अल्फा हो जाएगा बच्चों, है ना, और ये इधर से आ रहा है ये, तो ये कोण मेरा बीटा हो जाएगा और ये कोण मेरा गामा होगा, है ना। चूंकि यहाँ से प्रकाश की किरण आपतित हो रही है इसीलिए ये कोण मेरा आई हो जाएगा बच्चों, ये कोण आई होगा। और ये कोण प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है ना, ये लंब भी है, सॉरी गलती हो गया, यहाँ पर ये लंब था ना, ये लंब है बच्चों, इसीलिए ये कोण मेरा आई होगा, है कि नहीं, ये कोण आई होगा, ना कि ये कोण मेरा आई होगा। ये कोण आई नहीं है, इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं। ये कोण मेरा आई है बच्चों, ये वाला कोण, है कि नहीं, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया, है कि नहीं। ये कोण क्योंकि लंब है बच्चों ये वाला और ये आपतित प्रकाश की किरण ये है, इसके साथ कोण बन रहा है कि नहीं। यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये अपवर्तित प्रकाश की किरण है और ये लंब है, इसलिए अपवर्तित कोण आर होगा, ये चीज़, है कि नहीं। तो इसको आप लोग नहीं लीजिएगा, इसको मैंने काट दिया है यहाँ पे। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले कौन सा फिगर का प्रयोग करेंगे, देख पा रहे होंगे कि इसमें सबसे पहला फिगर होगा ए, है ना, आई डैश सी से हम लोग प्रयोग करेंगे। ये त्रिभुज का मैंने प्रयोग यहाँ पर करूँगा, ए आई डैश और सी से। तो इसमें बहिष कोण का मान क्या होगा, ए आई डैश सी में, इसमें बहिष कोण का मान मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, आई होगा। तो यहाँ पर कौन सा त्रिभुज मैंने लिया, देखिए त्रिभुज यहाँ पर करेंगे ए आई डैश सी से हम लोग यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो इसमें बहिष कोण का मान आई है, तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, गामा प्लस अल्फा हो जाएगा। इस कोण का मान अल्फ होता है बच्चों, यहाँ लिखेंगे तीनों कोण का मान अल्फ है। देखिए तीनों कोण का, है कि नहीं, तीनों कोण का मान अल्प है कि नहीं, तीनों कोण का मान अल्प है। तो अल्प है तो इसका मतलब हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, टेन आई इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा टेन गामा प्लस इसको भी हम लोग लिख सकते हैं टेन अल्फा, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, टेन गामा का मान यहाँ फिगर में ही निकाल लेंगे। टेन गामा का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले एक लंब ड्रॉ करते हैं इस प्रकार, ये एन बिंदु है, ये एक त्रिभुज हम लोगों को प्राप्त हो गया ए, है ना, सी एन। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये लंब है और ये जो एन सी जो आप देख पा
पा रहे होंगे ये आधार है। तो टेन गामा का वैल्यू कितना हो गया, ए एन बटा एन सी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए एन बटा एन सी हो जाएगा, है कि नहीं, ए एन बटा एन सी प्लस टेन अल्फा। टेन अल्फा के लिए हम लोगों को ये त्रिभुज का प्रयोग करना पड़ेगा ए एन आई डैश से। तो यहाँ पर ए एन क्या है, लंब है, और एन आई डैश मेरा बस मतलब वस्तु दूरी है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, टेन अल्फा का वैल्यू होगा ए एन बटा एन आई डैश हो जाएगा, ए एन बटा एन आई डैश प्राप्त होगा। तो ये मेरा टेन आई का वैल्यू यहाँ से प्राप्त हुआ। इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 उधर तक माने थे बच्चों, इसको समीकरण नंबर हम लोग 3 मान लेंगे, है कि नहीं। उसके बाद चलिए हम लोग पुनः दूसरा त्रिभुज का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। कौन दूसरा त्रिभुज क्या है, आप देख पा रहे होंगे ए सी आई, ये दूसरा त्रिभुज है जिसमें वही कोण का मान मेरा आर है, तो आर बराबर अल्फा प्लस बीटा होगा। तो यहाँ पर कौन सा त्रिभुज का प्रयोग कर रहे हैं, देख पा रहे होंगे ए है ना सी आई सी, इसमें वही से कोण का मेरा आर मान है, आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, गामा प्लस यहाँ पर बीटा होगा। तीनों कोण का मान अल्फ है, यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों, तीनों कोण का मान अल्फ है कि नहीं, तीनों कोण का मान अल्प है। तो तीनों कोण का मान यदि अल्प होगा बच्चों, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि टेन आर इज इक्वल टू टेन गामा प्लस हो जाएगा टेन बीटा, इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। तो टेन गामा का वैल्यू मैंने पहले भी निकाला था बच्चों, क्या हो जाएगा, ए एन बाई एन सी हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे ए एन बाय एन सी। अब टेन बीटा हम लोगों को निकालने के लिए इस त्रिभुज का प्रयोग करना पड़ेगा ए एन आई से बच्चों। तो इसमें लंब का मान ए एन है और आधार का मान एन आई है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन बीटा इज इक्वल टू ए एन बाय एन आई डैश, क्या लिखेंगे, ए एन बाय एन आई, सॉरी आई होगा। तो टेन आर का यहाँ पर हम लोग मान निकाल लिए, इसको हम लोग समीकरण नंबर 4 कहेंगे। अब आप लोग ये देखिए बच्चों, स्नेल का नियम का जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो देखिए अपवर्तन है ना, आपतित किरण जो है सघन माध्यम में और अपवर्तित किरण विरल माध्यम में, इसीलिए यहाँ पर साइन आई बाय साइन आर, तो पहला अपवर्तनांक म्यू1 होगा क्योंकि विरल माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। तो क्या लिखेंगे, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू1 बाय म्यू2 लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, देखिए स्नेल के नियम से, है कि नहीं, स्नेल के नियम से। तो स्नेल का नियम कुछ इस प्रकार होता है कि साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू, अपवर्तन किस माध्यम में हो रहा है, आप लोगों को मैंने बताया कि प्रकाश का अपवर्तन विरल माध्यम में हो रहा है, इसीलिए पहला उसका अपवर्तनांक लिखेंगे। यहाँ पर भी क्या हो गया, आई कोण और आर कोण का मान अल्फ है, इसीलिए साइन आर को हम लोग अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू टेन आई लिख सकते हैं और साइन आर को भी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू टेन आर हम लोग लिख सकते हैं। तो इस समीकरण किस प्रकार परिवर्तन हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा टेन आई बाय हो जाएगा टेन आर इज इक्वल टू म्यू1 बाय म्यू2। तो डेट सिंप्लाइज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा म्यू2 टेन आई इज इक्वल टू म्यू1 टेन आई होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, टेन आई और टेन आर का मान ऊपर के समीकरण 3 और समीकरण 4 जो कि आपके कॉपी में लिखा हुआ है उससे आप लोग यहाँ पर देख करके उसको रख दें। तो टेन आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए एन बाय एन सी हो गया, प्लस यहाँ पर भी हो जाएगा ए एन बाय एन आई डैश होगा इज इक्वल टू, अब हम लोग है ना टेन आई का वैल्यू रखेंगे। तो टेन आई का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, है कि सॉरी टेन आर है, ये टेन आर है, लेकिन म्यू2 यहाँ से मल्टीप्लाई किए हम लोग, म्यू2 टेन आई, यहाँ पे टेन आर होगा। तो टेन आर का वैल्यू हम लोग रखेंगे बच्चों, क्या मिलेगा, ए एन बाय एन सी प्लस हो जाएगा ए एन बाय एन आई मिलेगा, इस प्रकार। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि दोनों साइड ए एन है, इसको हम लोग है ना काटेंगे और म्यू2 और म्यू1 को अंदर ले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, म्यू1 बाय है ना सॉरी म्यू2 बाय एन सी प्लस हो जाएगा म्यू2 बाय एन आई डैश इज इक्वल टू म्यू1 को अंदर करेंगे तो म्यू1 बाय एन सी और फिर हो जाएगा प्लस म्यू1 बाय एन आई हमको मिलेगा, इस प्रकार। तो यहाँ पर भी देख पा रहे हैं एन सी है, यहाँ पर भी एन सी है, तो एन सी को हम लोग एक तरफ कर लेंगे बच्चों। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, म्यू2 बाय है ना म्यू2 बाय एन सी माइनस म्यू1 बाय एन सी इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा म्यू1 बाय एन आई, है कि नहीं, माइनस ये हो जाएगा म्यू2 बाय एन आई डैश हम लोगों को मिलेगा, इस प्रकार। इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं बच्चों, म्यू2 माइनस म्यू1 बाय यहाँ पर हो गया एन सी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा म्यू1 बाय एन आई,
है कि नहीं, माइनस ये हो जाएगा म्यू टू बाई एन आई डैश हम लोगों को मिलेगा इस प्रकार, है कि नहीं, आप देख पा रहे होंगे। तो इसको अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि अब हम लोग ये चीज़ मानेंगे कि एन बिंदु जो है, फिगर को एक बार आप लोग देखें, इसको हम लोग ये मानेंगे कि यहाँ पर एन बिंदु P2 के बहुत नज़दीक है, एन बिंदु जो है P2 के बहुत नज़दीक है कि नहीं। इसके लिए हम लोगों का सभी दूरी ध्रुव से हम लोग माप लेंगे और साथ में चिन्ह परिपाटी का भी यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और हम लोग यहाँ पे लिखने का प्रयास करते हैं। देखिए एन बिंदु P2 के, है ना, एन बिंदु P2 के बहुत नज़दीक है, एन बिंदु P2 के बहुत नज़दीक है ना, एन बिंदु P2 के बहुत नज़दीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, देखिए NC को हम लोग लगभग बराबर P2C मानेंगे और NI को भी हम लोग लगभग बराबर क्या मान लेंगे, P2I मानेंगे। और इसी प्रकार, है ना, NI डैश को भी हम लोग लगभग बराबर P2I डैश मान लेंगे। अब हम लोग चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे चिन्ह परिपाटी का प्रयोग कर, चिन्ह परिपाटी का प्रयोग कर सभी की बीमा रखने पर, चिन्ह परिपाटी का प्रयोग कर सभी की बीमा रखने पर, है कि नहीं। तो आप लोग एक बार फिगर में मैं आप लोगों को समझा देना चाहता हूं बच्चों कि चिन्ह परिपाटी का जब हम लोग प्रयोग करेंगे और तो देखिए यहाँ पर, है ना, हम लोग जो त्रिज्या माप रहे हैं P2C, ये आपतित प्रकाश की दिशा में, प्रकाश की दिशा इधर जा रही है बच्चों और हम लोग दूरी भी इधर माप रहे हैं P2C। और ये दूरी जो है P2I, ये आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत है इसलिए माइनस होगा। यहाँ पे हो गया P2I डैश, ये भी आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत है इसलिए ये भी ऋणात्मक होगा। मतलब यहाँ पर वस्तु दूरी ऋणात्मक, प्रतिबिंब दूरी ऋणात्मक, सिर्फ वक्रता त्रिज्या जो होती है वो धनात्मक होगी। तो आप लोग अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे बच्चों, फोटो में अपना देखिए और समझने का प्रयास करें। तो चलिए हम लोग इसको यहाँ पर लिखेंगे। देखिए P2C मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा पॉजिटिव होगा जिसको हम लोग R2 कहते हैं। R2 क्या, दूसरे अपवर्तक सतह की त्रिज्या है। यहाँ पर P2I जो हो गया ये प्रतिबिंब दूरी है इसलिए इसको भी देंगे। यहाँ पर P2I डैश पहले ही माने हैं, इसको हम लोग भी डैश माने हैं बच्चों, पहले ही लिखे थे, है कि नहीं, क्योंकि दूरी जो है I डैश का भी डैश है, हम लोग पहले भी समीकरण से हम लोग मान चुके हैं। तो ये सारी बातों को हम लोग ऊपर के समीकरण में लिखेंगे। तो समीकरण एक बार आप लोग देख लीजिए, समीकरण क्या है, ये समीकरण है। तो समीकरण को हम लोग यहाँ पर लिख करके इसका प्रयोग करेंगे। तो क्या हो गया, μ2 माइनस μ1 बाई NC के बदले हम लोग क्या लिखेंगे P2C, और P2C का वैल्यू यहाँ पर R2 है, R2 बैठाएंगे। इसी प्रकार μ1 है ना, μ1 NI है तो NI के बदले हम लोग P2I लिखें और P2I यहाँ पर नेगेटिव है कि नहीं, ये नेगेटिव मैंने दे दिया। तो चलिए यहाँ पर क्या हो गया माइनस B, है ना, माइनस यहाँ पर क्या हो गया μ2 बाई NI डैश, आप देख पा रहे हैं NI डैश के बदले हम लोग क्या लिखें P2I डैश, और P2I डैश भी आपस प्रकाश के विपरीत दिशा में इसलिए माइनस की चिन्ह यहाँ पे लगा दिया। ये क्या होगा B डैश। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब हम लोग को समीकरण प्राप्त होने वाला है। देखिए μ2 माइनस μ1 बाय ये हो जाएगा R2 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा μ1 बाय माइनस B, है कि नहीं, यहाँ पर भी माइनस है बच्चों, ऊपर में, है ना, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा μ2 बाय यहाँ पर B डैश हमको प्राप्त हुआ। इस समीकरण का नाम देंगे हम लोग समीकरण नंबर B। तो ये समीकरण क्या हो गया, दूसरे अपवर्तक सतह का ये समीकरण हो गया, है ना। यहाँ R2 आप लोग जानते हैं बच्चों क्या है, ये दूसरे अपवर्तक सतह की वक्रता त्रिज्या है। जिस प्रकार R1 प्रथम अपवर्तक सतह की त्रिज्या थी उसी प्रकार यहाँ पर R2 दूसरे अपवर्तक सतह, है ना, X P2Y की यहाँ पर ये वक्रता त्रिज्या। अब हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को जोड़ देंगे बच्चों, है कि नहीं। यहाँ पर हम लोगों को मिलेगा समीकरण 1 को समीकरण 2 के साथ हम लोग जोड़ देंगे। तो चलिए हम लोग जोड़ने का काम करते हैं। समीकरण 1 आपके कॉपी में होगा, उसको आप लोग अच्छी तरह से देखें। तो चलिए हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 को यहाँ पर हम लोग जोड़ देंगे, है कि नहीं। चलिए समीकरण 1 हम लोग इसका पार्टीशन कर देते हैं बच्चों और सारा कैलकुलेशन हम लोग यहीं पर करेंगे। देखिए क्या करेंगे, समीकरण 1 A, है कि नहीं, समीकरण A तथा समीकरण B को जोड़ने पर, है कि नहीं, समीकरण A तथा समीकरण B को जोड़ने पर, है कि नहीं, समीकरण A तथा समीकरण B को जोड़ने पर, है कि नहीं। तो समीकरण A हमको कुछ इस प्रकार प्राप्त हुआ था बच्चों, आप लोग देख पा रहे होंगे μ1 माइनस μ2 बाय R1, है कि नहीं, ये हमको समीकरण 1 प्राप्त हुआ था। समीकरण 2 में आप लोग देखिए इसका फर्स्ट पार्ट क्या होगा, उसको हम लोग लिखेंगे प्लस, यहाँ पर क्या हो गया देख पा रहे होंगे कि μ2 माइनस μ1 बाय ये हमको प्राप्त हो रहा है R2 इज इक्वल टू,
है कि नहीं, इज इक्वल टू। अब देखिए समीकरण एक का फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, देख पा रहे होंगे कि माइनस, है ना, म्यू टू बाई भी डैश, है ना, प्लस यहाँ पर मिल रहा है म्यू वन बाई यू। अब समीकरण बी का देखेंगे तो यहाँ पर माइनस है, आप देख पा रहे हैं म्यू वन बाय यहाँ पर हो गया माइनस भी, है कि नहीं, प्लस म्यू टू बाय भी डैश हम लोगों को प्राप्त हो रहा था। इस प्रकार मैं सारा समीकरण को यहाँ पर मैंने लिख दिया, समीकरण एक और समीकरण दो सबको हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया बच्चों। तो चलिए हम लोग अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसमें कोई टर्म कट रहा है बच्चों, देखिए कट रहा है म्यू टू बाई भी डैश, और यहाँ पर भी है म्यू टू बाई भी डैश, ये प्लस में है और ये माइनस में है, इसीलिए ये टर्म यहाँ से कैंसिल हो रहा है कि नहीं। तो ये दोनों टर्म को हम लोग कैंसिल कर देंगे, ये क्योंकि प्लस में माइनस में, मेरा रेस्ट क्या बचता है। दूसरी बात क्या है बच्चों कि यहाँ पर म्यू वन माइनस म्यू टू है और यहाँ पर मेरा क्या है म्यू टू माइनस म्यू वन है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। इसको हम लोग चेंज कैसे करेंगे, इससे हम लोग माइनस को कॉमन निकाल लेंगे। तो माइनस को कॉमन निकालेंगे तो समीकरण को कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा, म्यू टू माइनस म्यू वन प्राप्त हुआ बच्चों, और ये माइनस वन बाय आर वन और प्लस वन बाय आर टू हम लोगों को मिलता है कि नहीं। और इज इक्वल टू यहाँ से देखिए हम लोगों को जो समीकरण प्राप्त हो रहा है बच्चों कुछ इस प्रकार प्राप्त हो रहा है। ये देखिए लिखने में प्रॉब्लम हो गया कि यहाँ पर प्लस का साइन होगा, है कि नहीं, आप लोग ऐड कर रहे हैं, दोनों समीकरण को ऐड कर रहे हैं बच्चों, इसलिए यहाँ पर प्लस का साइन होगा। तो चलिए हम लोग समीकरण को सॉल्व करते हैं बच्चों। देखिए इसमें भी देखिए क्या है म्यू वन बाई यू है, इसमें क्या है म्यू वन बाय माइनस बी है, तो हम लोग यहाँ पर म्यू वन को कॉमन लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो हम लोग को क्या बचेगा, वन बाई यू माइनस हो जाएगा, है कि नहीं, माइनस हो रहा है वन बाई बी। इस प्रकार हम लोगों को समीकरण प्राप्त हो रहा है। तो अब हम लोग लेंस का समीकरण का प्रयोग करेंगे। आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे बच्चों कि लेंस का समीकरण क्या होता है, वन बाई भी माइनस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एफ, लेंस के समीकरण से, है कि नहीं। हम लोग जानते हैं ये चीज़, वन बाई एफ होता है कि नहीं, वन बाई एफ, है कि नहीं, वन बाई भी इज इक्वल टू वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एफ, लेंस के समीकरण से हम लोग जानते हैं, लेंस के समीकरण से, है कि नहीं। तो इसको भी हम लोग अरेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर पहला टर्म वन बाई यू है माइनस वन बाई बी है, तो इसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं बच्चों, है कि नहीं। इसमें से हम लोग माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं और म्यू वन को हम लोग नीचे ले आएंगे, इसके नीचे, तो क्या हो जाएगा, देख पा रहे होंगे म्यू टू माइनस म्यू वन बाय यहाँ पर हो जाएगा म्यू वन, है कि नहीं। इससे हम लोग माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं बच्चों, माइनस को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर मेरा माइनस का साइन आ जाएगा और ये क्या समीकरण हो जाएगा, वन बाय, है ना, आर वन माइनस यहाँ पर हो जाएगा वन बाई आर टू, इससे भी हम लोग माइनस निकाल रहे हैं बच्चों, तो माइनस वन बाई भी माइनस हो जाएगा वन बाई यू, तो ये माइनस और ये माइनस दोनों कैंसिल हो गया, तो डेट सिंप्लाइज, तो वन बाई भी माइनस वन बाई यू इज इक्वल टू हम लोग इसके बदले वन बाई एफ लिखेंगे। अब ये समीकरण को हम लोग लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर कितना हो जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन बाय म्यू वन हो जाएगा, और ये हो जाएगा वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू हो जाएगा। तो इस दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। जहाँ एफ क्या है बच्चों, जो उत्तल लेंस का जो प्रयोग किए हैं उसका फोकस दूरी है, जहाँ यहाँ लिखेंगे जहाँ एफ, है कि नहीं, जहाँ एफ उत्तल लेंस का फोकस दूरी है, जहाँ एफ उत्तल लेंस का फोकस दूरी है कि नहीं, जहाँ एफ उत्तल लेंस का फोकस दूरी है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, वन बाई एफ इज इक्वल टू, इसको हम लोग करेंगे तो बच्चों कुछ इस प्रकार हो जाएगा म्यू टू बाई म्यू वन माइनस यहाँ पर भी हो जाएगा म्यू वन बाटा म्यू वन, है कि नहीं। इसको हम लोग अंदर करेंगे तो दोनों को साथ सेपरेट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा म्यू टू बाई म्यू वन, ये हो जाएगा म्यू वन बाई म्यू वन, तो म्यू वन कैंसिल हो जाएगा, वन हो जाएगा, और फिर बाद में आ रहा है वन माइनस सॉरी वन बाय आर वन, और यहाँ पर हो जाएगा वन बाय आर टू, तो इसके जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, वन बाई एफ इज इक्वल टू, ये हो गया म्यू टू बाय म्यू वन, और इसके जगह में वन, और ये हो जाएगा वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू, तो ये हो जाएगा मेरा सापेक्ष अपवर्तनांक है। देख पा रहे हैं म्यू टू बाई म्यू वन ये सापेक्ष अपवर्तनांक है बच्चों, तो इसके बदले हम लोग म्यू को लिखेंगे, तो वन बाई एफ इज इक्वल टू, इसके बदले हम लोग क्या लिखेंगे म्यू माइनस वन, है कि नहीं, और यहाँ हो गया वन बाय आर वन, और यहाँ पर हो जाएगा वन बाय आर टू। तो यही लेंस निर्माणकारी सूत्र है बच्चों मेरा, है कि नहीं। जहाँ यहाँ पे लिखना होगा, जहाँ म्यू क्या है, जहाँ म्यू इज इक्वल टू है म्यू टू बाय म्यू वन, सापेक्ष अपवर्तनांक, है कि नहीं, इसको हम लोग कहते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक, लेंस का, है कि नहीं, बाहर के वातावरण के सापेक्ष अपवर्तनांक, है ना, इसको कहते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक,
ये कैसा अपवर्तनांक है आप लोग समझ में आ गया होगा। म्यू2 है किसका, लेंस का अपवर्तनांक, और म्यू1 जो है लेंस के बाहर जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं म्यू2 बाय म्यू1 को क्या कह सकते हैं कि लेंस का बाहरी वातावरण के सापेक्ष अपवर्तनांक है यहाँ पर। इसमें कोई तकलीफ नहीं है बच्चों, है कि नहीं। तो इसको आप लोग अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। मान लेते हैं बच्चों यदि मेरे 12th के एग्जाम में लेंस निर्माणकारी सूत्र आ जाता है परीक्षा में, तो क्या इतना बड़ा हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, है कि नहीं। नहीं, इतना बड़ा कैलकुलेशन आप लोगों को करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि नहीं। इतना बड़ा कैलकुलेशन सिर्फ मैंने आपको नॉलेज के लिए दिया है, एग्जाम दृष्टिकोण से मैंने आपको ऐसा चीज नहीं बताया है। एग्जाम के दृष्टिकोण से यदि आप लोगों को लिखना है बच्चों, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को डायरेक्ट लिखना होगा, है कि नहीं। क्योंकि चलिए एक बार हम लोग फिगर को देखते हैं बच्चों, फिगर्स, है कि नहीं। फिगर को देखेंगे, फिगर मेरा ये बनेगा, है कि नहीं। तो अब हम लोग जान रहे हैं बच्चों, इसमें लिखेंगे कि प्रथम अपवर्तक सतह के लिए वस्तु जब, है ना, प्रथम अपवर्तक सतह के लिए वस्तु जब विरल माध्यम में है कि नहीं, वस्तु जब विरल माध्यम में और उसका प्रतिबिंब सघन माध्यम में वास्तविक बन रहा है, तो उसके लिए समीकरण तो आप लोगों को याद ही होगा, अपवर्तक सतह के लिए मैंने प्राप्त किया था। तो वो समीकरण को लिखेंगे कि प्रथम अपवर्तक सतह का समीकरण इस प्रकार है। फिर लिखेंगे दूसरे अपवर्तक सतह में वस्तु कहाँ है, सघन माध्यम में, और प्रतिबिंब भी सघन माध्यम में ही बन रहा है। तो उसके लिए हम लोग प्रतिबिंब भी हम लोग निकाले हैं, अपवर्तक सतह, अवतल अपवर्तक सतह के साथ दोनों समीकरण को जोड़ करके वहीं पर फुल एंड फाइनल हम लोगों को एक ही पेज में कर देना है। यदि आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आता है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, है ना, उस शॉर्ट प्रोसेस का प्रयोग करेंगे जो कि मेरा परीक्षा के लिए, एग्जाम के लिए हम लोगों के लिए उपयोगी होगा। इतना बड़ा जो मैंने आप लोगों को आज एक्सप्लेन किया कि दोनों अपवर्तक सतह के दोनों उत्तल लेंस के दोनों ही सतह को अलग अलग कर दिया, है कि नहीं, और फिर उसका फॉर्मूला को ऐड करके मैंने फाइनल क्या प्राप्त किया, लेंस निर्माणकारी सूत्र प्राप्त किया, है कि नहीं। तो हम लोग क्या देखेंगे बच्चों कि एक शॉर्ट प्रोसेस में आखिर इसका कैसे हम लोग जो है निकाल सकते हैं, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो ठीक है बच्चों, आज मेरा वीडियो इतना ही रहेगा। आप लोग इसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें बच्चों, क्योंकि लंबा कैलकुलेशन है, जोड़ में, माइनस में, प्लस में। आप लोग ऐसे भी देखें कि बहुत सारा माइनस प्लस में इधर उधर लिखने के, मान लीजिए कि मैं प्लस बोल रहा हूं और लिखा गया माइनस, है कि नहीं, तो उस अवस्था में आगे के कैलकुलेशन में आपको काफ़ी दिक्कतें आ सकती है। दूसरी बात है बच्चों कि जब आप बोलते हैं कोई चीज़ और साथ में लिखते हैं तो वहाँ पर गड़बड़ी तो होती ही है। इसीलिए बहुत जगह आप लोग देखेंगे होंगे भी बच्चों कि जब मैं लिख रहा होता हूँ तो बोल रहा हूँ कुछ, लिख रहा हूँ कुछ, तो ऐसा आ जाता है, हो जाता है। उसके लिए आप लोग को मैं सॉरी कहता हूँ बच्चों, है कि नहीं। उसे आप लोग स्वतः को, है कि नहीं, उसे परिवर्तित, संशोधित, करेक्शन करने का उसे प्रयास करेंगे बच्चों। जो बेसिक चीज़ है, जो ज़रूरत वाली चीज़ है, जो कि कॉन्सेप्ट वाली चीज़ है, वो तो मैं पक्का आप लोगों को अच्छी तरह से देता हूँ बच्चों, इसमें कोई दोमत नहीं है कि नहीं। आप लोगों का कमेंट, आप लोगों का जो सब्सक्रिप्शन जो है बच्चों, उसी से मुझे संतुष्टि मिलता है। इसीलिए आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों तक शेयर करें जो कि पढ़ाई नहीं कर पाते हैं अच्छे कोचिंग में, है कि नहीं। तो उसके लिए भी ये वीडियो मैं डेडिकेट करता हूँ, है कि नहीं। तो उन बच्चों तक पहुँचाएं जिसे इसकी वास्तविकता में ज़रूरत है ना। तो ठीक है बच्चों, इतने ही कह करके मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाहता हूँ। आप लोग हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें और मुस्कुराते रहें और बहुत सारा खुशी अनुभव हो बच्चों, ये मैं हमेशा दुआ करता हूँ। तो इसी प्रकार आप लोग हमेशा मेरे वीडियो को देखते रहें बच्चों। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने जो आज मेरे वीडियो को जो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लॉट्स ऑफ थैंक्स। जय हिंद।